नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बीए तृतीय वर्ष बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ में ये पहला टॉपिक है, पहला यूनिट है आपका, जिसके अंदर 3 टॉपिक है। पहला टॉपिक है आपका स्वतंत्रता के बाद भारत में लोकतंत्रीकरण एवं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग 2 से 3 प्रश्न शॉर्ट, लॉन्ग और मीडियम मिला के पूछे जाते हैं। हम तीनों टॉपिक से एक एक मान लेते हैं कि पूछा जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। ये अध्ययन सामग्री जो मैंने तैयार की है डॉक्टर कुलदीप सर की पुस्तक है। उस पुस्तक से मैंने इसमें जो भी कंटेंट है मेरा सब उसी से मैंने तैयार किया है। और आप सभी के प्रोफेसर या सिलेबस में आप लोग देखेंगे तो नीचे सर की बुक सजेशन में है और उसी बुक से कंटेंट तैयार हुआ है। आगे जो भी चीज़ इसमें आएगी मैं चीज़ों को विस्तृत रूप से बताऊंगा, लेकिन आप लोग इसको नोट कर लें, नोट्स बना लें, पेपर में ज़रूर काम आएगा। क्योंकि इस यूनिट में जो 3 टॉपिक है, तीनों टॉपिक को बहुत ही विस्तृत तरीके से रिसर्च करके, चीज़ों को खोज के, पुस्तक से खोज कर तब डाला गया है इस PDF में। और आप लोग को यदि PDF चाहिए तो मैं इसी में साथ में टेलीग्राम लिंक अपने वीडियो में डाल दूंगा, आप लोग उससे जुड़ जाइएगा, आपको ये PDF मिल जाएगा। यूनिट 1 जो है स्वतंत्रता उपरांत भारत में लोकतंत्रीकरण, लोकतंत्र के आयाम एवं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है। किसी भी उत्तर को लिखने से पहले आप भूमिका या प्रस्तावना जरूर बनाइएगा, मैंने वैसे ही बनाया है। भारत ने 15 अगस्त 1947 को औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। स्वतंत्रता के साथ भारत के सामने केवल राष्ट्र निर्माण की चुनौती नहीं थी, बल्कि एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण की चुनौती भी थी। पता 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद भारत जान लीजिए कि देश था ये, इसको एकदम निचोड़ के अंग्रेज़ों ने छोड़ा था। और जब भारत अपने पैरों पे खड़ा हुआ तो इसके पास अपना कुछ नहीं था सिवाय उसके जो अंग्रेज़ यहाँ छोड़ कर गए थे। और अंग्रेज़ यहाँ पर कुछ छोड़ के नहीं गए थे, क्योंकि अंग्रेज़ों की एक ही नीति थी, प्रॉफिट। उनको हर चीज़ में प्रॉफिट चाहिए था, व्यक्तिगत प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट, ब्रिटेन सरकार का प्रॉफिट। उसके बाद भारत की क्या स्थिति रही ये समझना है, और इस टॉपिक में यही समझना है कि भारत अपने पैरों पे खड़ा कैसे हुआ, भारत किस प्रकार से अपने आप को स्टेबल कर पाया उस सिचुएशन में। तो वही चीज़ है टॉपिक। बहुत बड़ी चुनौती थी जिसमें विविधताओं से भरे भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग को राजनीतिक अधिकार और शासन में भागीदारी प्राप्त हो। भारत के लोकतंत्र की स्थापना इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि स्वतंत्रता के समय देश गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक असमानता, जातिगत विभाजन, सांप्रदायिक तनाव और क्षेत्रीय विविधताओं जैसे अनेक समस्याओं से घिरा हुआ था। जो बताया आपको कि जब अंग्रेज गए तो यहाँ कुछ छोड़ के नहीं गए, सब खत्म करके गए, उससे भारत अपना देश घिरा हुआ था। इसके बावजूद भारत ने लोकतंत्र को अपनी शासन व्यवस्था का आधार बनाया। संविधान, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, चुनाव, संसद, न्यायपालिका, राजनीतिक दल और स्थानीय स्वशासन जैसी संस्थाओं के माध्यम से लोकतंत्र को संस्थागत रूप दिया गया। धीरे धीरे लोकतंत्र केवल राजनीतिक व्यवस्था न होकर सामाजिक और आर्थिक जीवन से भी जुड़ता गया। इसी व्यापक प्रक्रिया को समझने के लिए इस इकाई को 3 भागों में समझना आवश्यक है। पहला, स्वतंत्रता के बाद भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया। दूसरा टॉपिक है लोकतंत्र के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम, इसी यूनिट 1 में है ये। और तीसरा, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसको लिखने की ये जो बना दिए हैं, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये समझाया गया है, इसमें बताने का प्रयास किया गया है कि इस यूनिट में हमको पढ़ना क्या क्या। ऊपर कभी भी आप आंसर लिखें तो प्रस्तावना, फिर बीच में जो रेफरेंस आप लिखना चाहते हैं वो लिखें, और लास्ट में निष्कर्ष लिख दें। कह के जाता हूँ यहाँ से कि आपको जो क्वेश्चंस के जो नंबर होंगे वो पूरे मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर 2 चीज़ देखता है, आपने शुरुआत कैसे की और आपने अंत कैसे किया है।
स्वतंत्रता उपरांत भारत में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया, यूनिट 1 का पहला टॉपिक है ये। लोकतांत्रिकरण का सामान्य अर्थ ऐसी प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से किसी समाज में जनता की राजनीति की भागीदारी बढ़ती है और शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्यों एवं संस्थाओं पर आधारित हो जाती है। भारत में लोकतांत्रिकरण को केवल चुनाव की स्थापना के रूप में नहीं समझा जा सकता है। यह एक व्यापक ऐतिहासिक प्रक्रिया थी जिसमें सत्ता के औपनिवेशिक रूप से लोकतांत्रिक स्वरूप की ओर परिवर्तन हुआ। भारतीय नागरिकों को प्रजा से नागरिक बनाया गया और शासन में उनकी भागीदारी को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। संविधान और लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई भारत में? स्वतंत्र भारत के लोकतंत्रीकरण की सबसे महत्वपूर्ण आधारशिला भारतीय संविधान था। संविधान सभा ने एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना की जिसमें नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय प्राप्त हो तथा सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी हो। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। संसदीय शासन प्रणाली, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघीय व्यवस्था और संवैधानिक शासन ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को संस्थागत आधार प्रदान किए। संविधान की विशेषता यह थी कि उसने केवल राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण नहीं किया बल्कि भारतीय समाज में व्याप्त असमानताओं को भी समाप्त करने का लक्ष्य रखा। सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकार और जन भागीदारी थी उसको भारत को लोकतांत्रिक बनाने में क्या भूमिका रही? भारतीय लोकतांत्रिकरण के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने यह स्वीकार किया कि शासन की वैधता जनता की इच्छा से आती है। इस व्यवस्था ने समाज के अन्य व्यक्ति को राजनीतिक शक्ति प्रदान की। अब जब राजनीतिक अधिकार केवल शिक्षा संपन्न या प्रभावशाली वर्गों तक सीमित नहीं रहे, तो इससे पहले क्या था कि जो शिक्षित हैं, जो संपन्न परिवार से हैं, वही लोग वोट दे सकते हैं। लेकिन जब से भारत में संविधान लागू हुआ उसके बाद से मतलब ये अधिकार नॉर्मल हो गया कि 18 साल से जो है वो वोट दे सकता है। यही कारण है कि भारतीय लोकतंत्र प्रारंभ से ही व्यापक जनाधार वाला लोकतंत्र बना। अगला टॉपिक, चुनाव और लोकतांत्रिकरण की संस्कृति। चुनाव लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण माध्यम बने। चुनावों के द्वारा जनता को सरकार चुनने तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे बदलने का अधिकार मिला। समय के साथ चुनाव केवल प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया नहीं रहे बल्कि वो सामाजिक और राजनीतिक अभिव्यक्ति का माध्यम भी बने। विभिन्न जातियों, वर्गों, क्षेत्रों और समुदायों ने चुनाव के माध्यम से अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को व्यक्त किया। भारत में बहुदलीय व्यवस्था और विपक्ष, इसकी भी तैयारी कैसे की गई? भारतीय लोकतंत्र ने बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया। विभिन्न राजनीतिक दलों ने अलग अलग विचारधाराओं, नीतियों और सामाजिक हितों का प्रतिनिधित्व किया। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। विपक्ष ने सरकार की नीतियों की आलोचना की, वैकल्पिक नीतियां प्रस्तुत की और सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाए रखने का प्रयास किया। अगर विपक्ष नहीं हो किसी भी चीज़ में, अगर विपक्ष नहीं होगा तो वो तानाशाह हो जाएगा, व्यक्ति तानाशाह हो जाएगा तो फिर से जो असमानता की बात हुई, फिर से वो असमानताएं आ जाएंगी। एक मजबूत विपक्ष होना किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस प्रकार राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से लोकतांत्रिकरण को मजबूती मिली या मजबूत किया गया। विपक्ष मतलब कंपटीशन, और कंपटीशन होगा तो हम एक दूसरे के प्रति मजबूत होंगे, सजग होंगे। अगर मुझे लगता है कि मेरे सामने वाला भी सेम चीज़ तैयारी कर रहा है या सेम चीज़ पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है, अभी मान लीजिए यूट्यूब चैनल की बात है, मैं देखता हूँ चैनलों पे और भी लोग पढ़ाते हैं, तो मैं प्रयास करूँगा कि रटे रटाए कंटेंट ना लेके आऊँ, अच्छे कंटेंट लेके आऊँ। बीए में जो कंटेंट मैं ढूंढता था अपने लिए कि ऐसा कंटेंट मिल जाता तो ये अच्छा होता, मैं वैसे कंटेंट लेके आऊँ। क्योंकि बहुत बार हम एकदम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं लोगों के कंटेंट से। बहुत सारे चैनल्स आप देखते होंगे यूट्यूब चैनल पे कि लोग अच्छा थोड़ा वहाँ मिल गया, थोड़ा वहाँ मिल गया। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कंटेंट में ऐसा लेके जाऊँ, ऐसी चीज़ें रखूँ कि यदि व्यक्ति उसको समझ ले, पढ़ ले, लिख ले, उसका नोट्स तैयार कर ले,
तो आपके जो प्रोफेसर हैं वो तक उस पर पेन ना रख पाएँ कि हाँ ये गलत है या फिर तुमने ये सही नहीं बनाया है। तो मैं कभी भी मैंने कंटेंट ढूंढा या कभी भी मैंने बनाने का प्रयास किया, इसीलिए मेरी वीडियोस हमेशा लेट आती हैं या फिर मैं नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मैं चीज़ों में रिसर्च बहुत ज़्यादा करने लगता हूँ कि मुझको एकदम मतलब होता है ना कि मुझे परफेक्ट चीज़ चाहिए और मैं परफेक्ट लोगों को दे सकूँ जो चीज़ मैं चाहता था। आप कभी भी अपने लिए जो करेंगे कि मुझे क्या चाहिए, आप अपने स्तर से सोच के देखिए कि आपको क्या चाहिए, और वही चीज़ आप दूसरों को जब देने जाएंगे बहुत ही समय लगेगा, बहुत ही टाइम लगेगा, क्योंकि आप अच्छा चीज़ चाहिए ना। चलिए आगे चलते हैं। समय के साथ भारतीय लोकतंत्र में उन समूहों की भागीदारी बढ़ी जो लंबे समय तक सामाजिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर रहे थे। दलितों, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, महिलाओं, किसानों और श्रमिकों ने राजनीतिक प्रक्रिया में अपनी भूमिका बढ़ाई। इससे भारतीय लोकतंत्र का सामाजिक आधार व्यापक हुआ। लोकतंत्रीकरण की यह प्रक्रिया भारतीय राजनीति को अभिजात वर्ग की राजनीति से जन भागीदारी की राजनीति की ओर ले गई। स्थानीय लोकतंत्र और पंचायती राज, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है। ये मतलब ये प्रश्न कई बार मतलब सीधा पूछता है कि पंचायती राज के बारे में बताइए, फिर स्थानीय लोकतंत्र क्या है इसकी व्याख्या कीजिए, ऐसे करके आता है। या फिर कह देंगे कि स्थानीय लोकतंत्र पर प्रकाश डालिए, पंचायती राज पर प्रकाश डालिए, क्या भूमिका रही। तो इसका ये आप ध्यान रखिएगा। लोकतंत्र को केवल संसद और विधानसभाओं तक सीमित रखने के बजाय उसे स्थानीय स्तर पर पहुंचाने का प्रयास किया गया। पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण जनता को स्थानीय प्रशासन और विकास की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर दिया। 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक आधार देकर लोकतांत्रिकरण को और गहरा किया। आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो 73वां संविधान संशोधन है और 74वां संविधान संशोधन है, इसके लिए दोनों संशोधनों के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि ये दोनों में से एक टॉपिक आपके पेपर में एक क्वेश्चन मैं आज यहाँ लिख देता हूँ कि एक क्वेश्चन पूछेगा, चाहे 73वां पूछेगा चाहे 74वां पूछेगा, और इस दोनों संशोधनों को मैं आपको अलग से पढ़ा के जाऊँगा। ये तो यूनिट के अंदर है तो कम है, दोनों संशोधन को मैं आपको पूरा पढ़ा के जाऊँगा। इस प्रकार भारत में लोकतंत्रीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संविधान ने इसे संस्थागत नींव रखी, चुनाव ने जनता को राजनीतिक शक्ति दी, राजनीतिक दलों ने प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया और सामाजिक समूहों को बढ़ती भागीदारी ने लोकतंत्र को अधिक व्यापक बनाया। यूनिट 1 का पहला टॉपिक आपका समाप्त हुआ। इसका दूसरा टॉपिक जो है वो लोकतंत्र के आयाम। लोकतंत्र को सामान्यतः जनता की सरकार कहा जाता है। अब्राहम लिंकन का एक कोट है, कई बार अगर तो आप अपने आंसर में ऐसे विचारकों के कोट को लिखेंगे तो एग्जामिनर जाहिर सी बात है उस पर नंबर देगा। लोकतंत्र क्या है तो उसमें लिखना है लोकतंत्र को सामान्यतः जनता की सरकार कहा जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार। ठीक है, जनता के द्वारा जनता के लिए, जनता से जनता के द्वारा जनता के लिए। लोकतंत्र को समानता जनता की सरकार कहा जाता है, लेकिन लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक है। केवल चुनाव होने से लोकतंत्र पूर्ण नहीं हो जाता। लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि नागरिकों को राजनीतिक अधिकारों के साथ सामाजिक सम्मान और आर्थिक अवसर कितने प्राप्त हैं। इस दृष्टि से लोकतंत्र के 3 प्रमुख आयाम हैं। पहला आयाम है राजनीतिक आयाम, सामाजिक आयाम और आर्थिक आयाम। आपको ऐसे लिखना है। राजनीतिक आयाम, राजनीतिक लोकतंत्र का आधार यह विचार है कि राजनीतिक सत्ता का अंतिम स्रोत जनता है। जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी रहती है। सही बात है, सरकार को रहना भी चाहिए। आजकल तो कुछ और ही हो रहा है, फिलहाल मैं उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग अपना अधिकार ध्यान रखिए कि ये जो 545, 445 जो भी आपके MP, MLA जो कोई भी हैं, आपके प्रधान, आपके विधायक, ये सब आपके नौकर हैं, आप इनके नौकर नहीं हैं। ध्यान रखिएगा कि ये आपके वोट से बने हैं, आपके माँ बाप के वोट से जाके वहाँ बैठते हैं और आपके टैक्स के पैसे से इनकी सैलरी आती है। कभी इनके दबाव में नहीं रहना है, अपने अधिकार की बात करना है। और वैसे भी हम तो जनजी हैं, हमको अपनी आवाज़ उठानी आनी चाहिए, हमको अपना बात रखना आना चाहिए। और आप सब लोग स्नातक और प्रस्नातक के छात्र हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन, जुल्म के साए में लबों को खोलेगा कौन, यदि आप भी चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन, इसको ध्यान रखिएगा। राजनीति लोकतंत्र में नागरिकों को मतदान, राजनीतिक भागीदारी, अभिव्यक्ति और संगठन जैसे अधिकार प्राप्त होते हैं। स्वतंत्र
एवं निष्पक्ष चुनाव, बहुदलीय व्यवस्था, निष्पक्ष संसद, स्वतंत्र न्यायपालिका और कानून का शासन इसके महत्वपूर्ण आधार है। भारत में राजनीतिक लोकतंत्र ने नागरिकों को शासन में भाग लेने का अवसर दिया। चुनाव के माध्यम से जनता सरकार का निर्माण करती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से सत्ता का हस्तांतरण संभव होता है। लेकिन राजनीतिक लोकतंत्र की वास्तविक सफलता केवल मतदान तक सीमित नहीं है। जनता का जागरूक होना, सरकार से ये प्रश्न करना और सार्वजनिक जीवन में भाग लेना भी इसकी महत्वपूर्ण पक्ष है। सामाजिक आयाम, लोकतंत्र का दूसरा महत्वपूर्ण आयाम सामाजिक है। भारतीय समाज ऐतिहासिक रूप से जाति, वर्ग, लिंग और अन्य आधारों पर असमानताओं से प्रभावित रहा है। इसीलिए भारत में लोकतंत्र के सामने यह चुनौती थी कि राजनीतिक समानता के साथ सामाजिक समानता को भी बढ़ावा दिया जाए। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान सम्मान, समान अधिकार, समान अवसर प्राप्त हो। भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता को समाप्त किया, कानून के समक्ष समानता स्थापित की और कमजोर तथा वंचित वर्गों को संरक्षण का प्रावधान किया। पहले की चीज़ आप जान ही रहे होंगे, आप सेकेंड ईयर में पहुँच चुके, कितनी असमानताएँ थी। सवर्णों को ऊपर बिठा दिया जाता था, जो निचले तबके के होते थे उनको दबाया जाता था। हालांकि आजकल उसका उल्टा भी चल रहा है, लेकिन अब समानता है सब में। आप किसी के साथ बैठ सकते हैं, कहीं आ जा सकते हैं। पहले तो एंटीसिपेलिटी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इसके लिए पढ़ेंगे तो आप लोग भी जान पाएंगे बढ़िया से। भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता को समाप्त किया, कानून के समक्ष समानता स्थापित की और कमजोर तथा वंचित को संरक्षण दिया। महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक भागीदारी सामाजिक लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस प्रकार सामाजिक लोकतंत्र का लक्ष्य केवल राजनीतिक अधिकार देना नहीं है, बल्कि समाज में व्याप्त असमानताओं को भी कम करना है। आर्थिक आयाम, लोकतंत्र का जो तीसरा आयाम है वो आर्थिक आयाम है। लोकतंत्र के तीनों आयाम आपको याद होना चाहिए, सामाजिक आयाम, आर्थिक आयाम और पहला आयाम क्या था बताइए। लोकतंत्र का तीसरा आयाम आर्थिक आयाम है। यदि समाज में अत्यधिक आर्थिक असमानता हो और कुछ लोगों पर अधिकांश संसाधन केंद्रित हो तो केवल राजनीतिक समानता लोकतंत्र को पूर्ण नहीं करती। अभी आप आगे चल के कैपिटलिस्ट पढ़ेंगे। यदि समाज पूंजीवादी होता तो बहुत ज़्यादा दबाया जाता। इसलिए कार्ल मार्क्स हैं, इस पे विचारक हैं, इन लोगों का भी कथन है। आर्थिक लोकतंत्र का संबंध समान अधिकार, अवसर, गरीबी में कमी, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और संसाधनों में न्यायपूर्ण वितरण से है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने नियोजित विकास, भूमि सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र और विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक असमानता को कम करने का प्रयास किया है। हालांकि आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना एक चुनौतीपूर्ण और निरंतर प्रक्रिया है। भारत में विकास के बावजूद भी आर्थिक असमानता है। ये लाइन ध्यान रखिएगा आप लोग जीवन भर। अब टोटल जो यूनिट था उसका निष्कर्ष क्या है, समग्र निष्कर्ष इसका क्या है। इस प्रकार लोकतंत्र के तीनों आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राजनीतिक लोकतंत्र व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार देता है, सामाजिक लोकतंत्र उसे समान सम्मान देता है और आर्थिक लोकतंत्र समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। जो आपका सारांश था वो ये है, और ध्यान रखिएगा इसी एक एक लाइन से आप लोग पूरा उत्तर लिख सकते हैं। इसलिए लोकतंत्र को केवल शासन प्रणाली नहीं बल्कि जीवन पद्धति और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में भी देखा जाता है। आपकी यूनिट का पहले यूनिट का जो तीसरा टॉपिक है वो है स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर शिपिंग इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम सिंस इंडिपेंडेंस आ रहा है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का विकास अनेक ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों के प्रभाव में हुआ। संविधान, सबसे पहला जो था संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण आधार जो है वो संविधान है। संविधान ने शासन की संस्थाओं, नागरिक अधिकारों, केंद्र और राज्यों के संबंधों तथा न्यायपालिका की भूमिका को निर्धारित किया। इसलिए भारतीय राजनीति को समझने के लिए संविधान को समझना आवश्यक है। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने स्वतंत्र भारत की राजनीतिक संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हमारे, जैसे आज 8 अगस्त है, 8 अगस्त 1942 को ही कौन सा आंदोलन था, अरे भारत छोड़ो नहीं, साइमन गो बैक वाला जो आंदोलन था वो चला।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने स्वतंत्र भारत की राजनीतिक संस्कृति गहराई को प्रभावित किया। राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और नागरिक स्वतंत्रता जैसे विचार को स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण विरासत थे। मतलब ये चीज़ नहीं होती तो मुझे नहीं लगता है कि भारत आज़ाद हो पाता। और भारत में इससे पहले इसके विपक्ष की चीज़ें बहुत थीं, एकता थी ही नहीं, धर्मनिरपेक्षता मतलब था ही नहीं, सामाजिक न्याय वगैरह किसको मिलता था वो आपको ही पता है, नागरिक स्वतंत्रता थी ही नहीं, क्योंकि हम लोग किसके अधीन थे, हम लोग ब्रिटेन के उपनिवेश थे, उन लोगों का शासन था, उन लोगों को जो करना होता था वो लोग करते थे, अपने हाथ में थे नहीं। तो एक जब से 1885 के बाद से जब से कांग्रेस का निर्माण हुआ, मैं ए.ओ. ह्यूम द्वारा, उसके बाद से जो लहर धीरे धीरे मिलती चली गई, बंगाल विभाजन 1905 जहाँ पे एक बड़ा मंच मिला, उससे पहले आप 1857 अगर पढ़ें तो 1857 एक बड़ा मंच मिला जहाँ पर लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता ने एकदम दिखा दिया कि हाँ, लेकिन 1857 में ये भारत आज़ाद हो जाता, लेकिन कोई नेतृत्व करता नहीं मिला। एक नेता के बिना वो आंदोलन, वो क्रांति वो अधूरी रह गई। जाति, भारतीय समाज की जातिगत संरचना ने राजनीति को ही प्रभावित किया। चुनाव में सामाजिक समूह की राजनीति, लामबंदी, प्रतिनिधि और सामाजिक न्याय की मांग ने भारतीय राजनीति को नया स्वरूप दे दिया। धर्म, भारत की धार्मिक विविधता ने राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया। धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यक अधिकार और सांप्रदायिकता जैसे स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण विषय बने। आज भी लोग इस पे वोट देते हैं, अपने जाति पे, अपने धर्म पे वोट देते हैं। आप जान ही रहे हैं, आप लोग अभी आप ही के क्षेत्र में आप लोग देख सकते होंगे कि प्रधान भी अगर किसी गांव में है, वहाँ पे मान लीजिए हिंदू की बाहुल्यता है तो प्रधान भी वहाँ हिंदू ही होता है, मुस्लिम की बाहुल्यता है तो मुस्लिम ही प्रधान होता है। भाषा, भाषाई विविधता ने भारतीय संघवाद और राज्यों में राजनीतिक संरचना को प्रभावित किया। भाषाई पहचान के आधार पर उठी मांगों ने राज्य का पुनर्गठन और क्षेत्रीय राजनीति को प्रभावित किया। जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, असम, ये सब जातीय आधार पर भी इन लोग का भी विभाजन हो चुका है। क्षेत्रवाद, क्षेत्रीय पहचान और क्षेत्रीय हितों ने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्षेत्रीय दलों के विकास ने भारतीय संघीय व्यवस्था को अधिक बहुआयामी बनाया। राजनीतिक दल, राजनीतिक दलों ने जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य किया। उन्होंने सामाजिक समूहों को राजनीति के रूप में संगठित किया और विभिन्न हितों को राजनीतिक मंच प्रदान किया। आर्थिक परिस्थितियाँ क्या थीं? गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और विकास के समस्या ने भारतीय राजनीति को लगातार प्रभावित किया। आर्थिक समस्याएं राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों और चुनावी मुद्दों का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। सामाजिक आंदोलन, किसान, महिला, दलित, आदिवासी और पर्यावरण आंदोलनों ने लोकतांत्रिक राजनीति को प्रभावित किया। इस आंदोलन ने उन समस्याओं को राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाया जिन्हें पारंपरिक राजनीतिक संस्थाएं हमेशा पर्याप्त महत्व नहीं दे पाती थी। न्यायपालिका और मीडिया, न्यायपालिका ने संविधान और नागरिकों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी ओर मीडिया ने जनमत निर्माण, राजनीतिक जागरूकता और सरकार की जवाबदेही को भी प्रभावित किया। इसका टोटल निष्कर्ष ये है, तीनों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो टॉपिक है उसका निष्कर्ष यही है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति व्यवस्था का विकास एक जटिल और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया रही है। भारत ने लोकतंत्र को केवल शासन की तकनीकी रूप में स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय, समानता और जन भागीदारी से जोड़ने का प्रयास किया। भारतीय लोकतंत्र की विशेषता यह है कि इसमें संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ साथ समाज की विविधताएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, आर्थिक स्थिति और सामाजिक आंदोलन ने भारतीय राजनीति के स्वरूप को प्रभावित किया। अतः भारतीय लोकतंत्र को समझने के लिए केवल यह देखना पर्याप्त नहीं है कि कौन सत्ता में है, बल्कि यह समझना अधिक महत्वपूर्ण है कि सत्ता में कौन भाग ले रहा है, किन सामाजिक परिस्थितियों में भाग ले रहा है और लोकतंत्र समाज को किस वर्ष किस प्रकार बदल रहा है। यही प्रश्न स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्रीकरण की वास्तविक प्रक्रिया की समझने की कुंजी है। ध्यान रखिएगा आप लोग। थैंक्स, आप लोग जुड़े रहिए। ये मैं इसका पॉलिटिकल साइंस का लिस्ट बना दूंगा। मैं बताऊं, मुझे पता है मैं बहुत अच्छे से आप लोग को इसमें समझा नहीं पाया हूँ, बहुत अच्छे एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, मुझे अभी लास्ट में खुद भी लगा। लेकिन एक चीज़ है कि जो ये कंटेंट है इसको आप नोट करके कई बार पढ़ेंगे, हो जाएगा।
और मैं भी जहाँ है मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन जो पेपर में आने वाले हैं ध्यान रखिएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं उस क्वेश्चंस के टॉपिक अलग से बनाऊंगा। जैसे इस टॉपिक इस यूनिट से यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन आपके सीधे बनते हैं। 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बिना आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर डिज़ाइन नहीं हो सकता है और ये लॉन्ग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में और जल्द ही अगला वीडियो आप लोगों के समक्ष होगा। धन्यवाद।